हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विनर्स परिवार में। तो कैसे हो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों और आगामी समय के सभी शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक जो काफी महत्वपूर्ण है आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, चाहे केवीएस, एनवीएस या रीट का आप लोग एग्जाम दे रहे हो, या सीटेट का एग्जाम आप लोग दे रहे हो, या वर्ग 2 या वर्ग 1 किसी की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, या वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, तो जी हाँ, बुद्धि का सिद्धांत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से आप लोगों को एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो बुद्धि के सिद्धांत थे, एक तत्व या एक कारक का सिद्धांत किसने दिया है, द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया है, बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया है, त्रिपदीय सिद्धांत किसने दिया है, पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है, और संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, बालू का सिद्धांत किसने दिया है। इन सभी पहलुओं के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चाएं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ पे सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। नेहा, मीना, हेमा, चिंतामणि, अंजलि, सभी प्यारे बच्चियाँ और बच्चे यहाँ पर मौजूद है, तो सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सभी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, जो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इन पे जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ में जुड़ जाए। क्योंकि जितने भी आवश्यक जो सामग्री होती है, नोटिफिकेशन होते हैं शिक्षा के संदर्भ में, वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं। अतः आप लोग सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के साथ में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। प्यारे साथियों, आज कल जो अपना 30 जनवरी की हम लोग चर्चा करते, तो 30 जनवरी के दिन करंट अफेयर्स, जीके, अंग्रेजी, कंप्यूटर प्रबंधन, तार्किक अभियोग्यता, स्टैटिक जीके, गणित, बाल विकास और मैथमेटिक्स की विशेष कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। तो इन सभी विशेष क्लासेस का आप लोग क्या कीजिएगा, लाभ लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज के सेशन को आरंभ करते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। विच ऑफ द प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू द इंटेलिजेंसी। तो बुद्धि के संदर्भ में कौन कौन से सिद्धांत है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे बुद्धि के सिद्धांत। क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे। तो सभी मेरे साथ में कलम और कॉपी साथ में लेकर के बैठे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना और साथ में सिखाना हमारा क्या उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में अगर आप लोगों को सफल होना है तो कॉपी और पेन एक अच्छे प्रतिभागी की जो लक्षण होते हैं, कॉपी पेन साथ में लेकर के आप लोग बैठे। ओके, तो अंजना, आपके नोटिफिकेशन लेट आते तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, रेगुलर 7 बजे अपनी कक्षा होती है। इसमें बाई चांस कभी फेरबदल होता है, लेकिन 7 बजे निरंतर कक्षा होती है। तो आप बिना नोटिफिकेशन के सीधे आ जाया करें, है ना। चलो, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ पे बुद्धि के सिद्धांत। तो पहले मैं सिर्फ आपको नाम बताता हूं, फिर एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कौन कौन से सिद्धांत बुद्धि के संदर्भ में काफी प्रचलित है, जिनसे आप लोगों को प्रश्न आता है। सबसे पहले एक सिद्धांत आता एक तत्व। कौन सा? एक तत्व का सिद्धांत। एक तत्व का जो सिद्धांत है प्यारे बच्चों, यह सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। और एक तत्व का जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे अल्फ्रेड बिने थे। कौन थे? अल्फ्रेड बिने का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अल्फ्रेड बिने जो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बुद्धि के एक तत्व या एक कारक, वन फैक्टर यूनिफैक्टर थ्योरी जो प्रतिपादित किया था, यह प्रतिपादित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? अल्फ्रेड बिने थे। कौन थे प्यारे बच्चों? अल्फ्रेड बिने थे। और आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि अल्फ्रेड बिने ने साइमन के साथ में मिलकर के बुद्धि परीक्षण किए थे। और बिने साइमन बुद्धि परीक्षण काफी प्रचलित रहे थे फ्रांस में। जो फ्रेंच भाषा में क्या किए गए थे?
प्रमाणित किए गए थे या प्रचलित किए गए थे। और इसी में बाद में अमेरिका का टर्मन नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, जिन्होंने बाद में संशोधन किया 1916 में। और साथ में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था जो अमेरिका में पड़ता है, और बाद में उसी बुद्धि परीक्षण को स्टैनफोर्ड बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से इसको जाना जाता है। और इन्हीं बुद्धि परीक्षणों को बाद में हिंदुस्तान में भी क्या होता है, परीक्षित किया जाता है, और अलग अलग नामों से इनको संबोधित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, बिने एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था एक तत्व का सिद्धांत। इसके बाद में द्विकारक सिद्धांत आता है, बाई फैक्टर, अर्थात द्विकारक सिद्धांत आता है बुद्धि का। द्विकारक सिद्धांत की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था? स्पीयरमैन था। कौन था? स्पीयरमैन नाम का एक व्यक्ति था। इन्होंने बुद्धि का कारक, बाई फैक्टर, दो कारक, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर का जो थ्योरी था वो देने वाला व्यक्ति कौन था? तो स्पीयरमैन नाम का व्यक्ति था। साथ में अगर हम लोग चर्चा करते हैं बुद्धि का त्रिकारक जो सिद्धांत था, किसका? बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत की अगर चर्चा की जाती है तो स्पीयरमैन ने जो द्विकारक सिद्धांत दिया था, इसी सिद्धांत में बाद में संशोधन करके स्पीयरमैन एक सिद्धांत देते जिसको त्रिकारक सिद्धांत कहा जाता है। तो स्पीयरमैन ये रहने वाले थे प्यारे बच्चों कहां के? ब्रिटेन के निवासी थे। कहां का निवासी था ये? ब्रिटेन का रहने वाला था। इसी के सिद्धांत को मैं द्विकारक, बाइफैक्टर और ट्राइफैक्टर थ्योरी के रूप में मैं क्या करता हूं? संबोधित करता हूं। तो स्पीयरमैन के दोनों सिद्धांत आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में यदि मैं बहुकारक के बारे में बात करता हूं, किसके बारे में? बाइफैक्टर या मैनीफैक्टर के बारे में बात करता हूं, बहुकारक सिद्धांत के बारे में बात करता हूं, जिसको हम लोग बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। साथ में इसमें हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड होता है, संबंधवाद का सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं, परमाणुवाद का सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। तो बहुकारक का जो सिद्धांत था ये प्रतिपादित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक थे। क्या नाम था? थॉर्नडाइक नाम के अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे थॉर्नडाइक। इनका जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को बहुकारक का सिद्धांत कहा जाता है। साथ में इसके बाद में समूह कारक, बहुकारक के बाद में समूह कारक का सिद्धांत आता है। तो बुद्धि को समूह का, है ना, समूह कारक के रूप में जो परिभाषित या विभूषित करने वाले जो व्यक्ति थे ये भी अमेरिका से बिलोंग करते थे। समूह कारक का जो सिद्धांत था वो थर्स्टन नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? थर्स्टन। और ये भी कहां का निवासी था? अमेरिका का रहने वाला था। तो प्रश्न आता आप लोगों को कि बताओ समूह कारक, ग्रुप फैक्टर जो थ्योरी है ये प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो थर्स्टन नाम का क्या था? व्यक्ति था, जिसने समूह कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। समूह कारक के बाद में बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत आता है। किसका आता है? बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत आता है। और ये जो सिद्धांत था थॉमसन, क्या नाम था? थॉमसन नाम का एक मनोवैज्ञानिक था। थॉमसन नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, और ये भी रहने वाला अमेरिका का था। और बड़ी आश्चर्य की बात ये प्यारे बच्चों कि था से थॉर्नडाइक, था से थर्स्टन, था से क्या? थॉमसन। और ये जो तीनों जो था से आ रहे, तीनों जो टी से आ रहे, ये तीनों रहने वाले कहां के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और यदि हम लोग इसको बहुकारक कहे या समूह कहे या बुद्धि का प्रतिदर्श कहे, इन तीनों के प्रतिपादक कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। बात क्लियर हो गई होगी। तो था से अगर टर्म आता तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तीनों मनोवैज्ञानिक कहां के? अमेरिका के रहने वाले हैं। साथ में अगर हम लोग देखते हैं कि ब्लूम का सिद्धांत एक आता है, क्या? ब्लूम का सिद्धांत। तो ब्लूम का, है ना, ब्लूम का
बुद्धि सिद्धांत, ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत। और ये देने वाले नाम ही क्या हो गया, ब्लूम है। और ये देने वाला व्यक्ति कौन था, ब्लूम था। और ये भी रहने वाला कहाँ का था, अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था। तो ब्लूम का जो सिद्धांत है, तो ब्लूम का सिद्धांत ब्लूम नाम के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा और आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। ये वन लाइन फैक्ट है, सीधे सीधे प्रश्न आपके यहां से सीधे पूछे जाते, तो सीधे आपको अपने भेजे में ये जो बातें मैंने लिखी है ये घुसा लेना है। बातें क्लियर यहां तक प्यारे बच्चों? ओके, तो राजू भाई हमारे बीच में है, नमस्कार बालक, राजू भाई नमस्कार। तो आगे की ओर हम लोग देखते हैं यहां पे प्यारे बच्चों, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। लिंक विंक जल्दी से शेयर वेयर करो आप लोग। हाँ, अब नीचे नहीं लिखूंगा कन्या, बिल्कुल आपने जो कल कहा था आज हमने सुन लिया है कि बेटा नीचे नहीं लिखा जाएगा, तो अब नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। चलो, तो आगे की ओर हम लोग देखेंगे। बिल्कुल, तो यहां पे चिंतामणि बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, है ना। आप आगे बढ़ो, जीवन में उन्नति करो, बस हमारा इतना ही क्या है, सपना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में हम लोग देखते हैं ब्लूम के बाद में बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। एक सिद्धांत आता बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। और बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ये काफी प्रसिद्ध सिद्धांत रहा है। और ये गिलफोर्ड नाम का एक व्यक्ति है, क्या नाम है, गिलफोर्ड। तो ये गिलफोर्ड नाम का एक मनोवैज्ञानिक है जिसने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बहुत बार पूछा जाता, थ्री डायमेंशनल जो थ्योरी है, थ्री डायमेंशनल जो थ्योरी है देने वाला व्यक्ति कौन है, गिलफोर्ड है। और बहुत अच्छी बात ये प्यारे बच्चों, ये भी अमेरिका का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था। ओके, साथ में अगर हम लोग देखते हैं यहां पे प्यारे बच्चों, इसके बाद में त्रिआयामी सिद्धांत के बाद में त्रितंत्र या त्रिचापीय सिद्धांत, एक आता त्रितंत्र या फिर आता त्रिचापीय सिद्धांत। यहां पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि बुद्धि का त्रिआयामी अलग है, त्रितंत्र अलग है, तीन तत्व अलग है। तीन तत्व आता तो स्पेयरमैन याद रखना है, त्रिआयामी आता तो गिलफोर्ड याद रखना है, और त्रितंत्र या त्रिचापी आता तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग याद रखना है। क्या याद रखना है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग आप लोगों को याद रखना है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। त्रिचापीय त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है और त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है और त्रितत्व का जो सिद्धांत है स्पीयरमैन का है। इन तीनों में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अच्छी बात यह कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग भी कहां का था, यह भी अमेरिका का था प्यारे बच्चों। तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के सेक्टर में, साथ में शिक्षा के सेक्टर में काफी ज्यादा काम किया है और बहुत अधिक काम करने के कारण हम लोग मनोविज्ञान में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों को काफी प्राथमिकता प्रदान करते। अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, साथ में रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, ये 4-5 कंट्रियां जो है विकसित कंट्रियां जिनका नाम आज हम लोग सुनते हैं। यहां के मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान में, बुद्धि के सेक्टर में, लर्निंग के सेक्टर में, अधिगम के सेक्टर में, इन सभी सेक्टर में काफी बढ़ चढ़ करके क्या किया है, काम किया है। साथ में त्रितंत्र के अलावा हम लोग देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, कौन सा, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, संज्ञानात्मक विकास जो बुद्धि से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये देने वाला कौन था, जीन पियाजे था। कौन था प्यारे बच्चों, जीन पियाजे था। और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। कहां का था, स्विट्जरलैंड का रहने वाला मनोवैज्ञानिक था, काफी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। संज्ञानात्मक सेक्टर में इसका काफी अग्रणी नाम इसका देखने को मिलता है। साथ में तरल व ठोस धारा का जो सिद्धांत है, तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इसका जो सिद्धांत था
केटल नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? केटल। तो केटल नाम का व्यक्ति था जिसने लिक्विड एंड क्या सॉलिड इंटेलिजेंसी का जो थ्योरी था ये प्रतिपादित किया था। और साथ में एक आता बहुबुद्धि का सिद्धांत, बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है प्यारे बच्चों, बहुबुद्धि का सिद्धांत ये हार्वर्ड गार्डनर, क्या नाम है? हार्वर्ड गार्डनर नाम का एक मनोवैज्ञानिक है। हार्वर्ड गार्डनर नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ओके, चलो इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी प्यारे बच्चों। तो एक बार मैं आपको नाम बता देता हूं, मैंने क्या क्या नाम बताया आपको। एक तत्व का सिद्धांत दिया किसने? अल्फ्रेड बिने ने। एक तत्व, तो बीन कितनी होती है? बीन होती है अपने हाथों में कितनी होती है? एक होती है। तो एक से याद रखना, एक क्या हो गई? बीन हो गई। फिर इसके बाद में द्विकारक के बारे में बात करते हैं, स्पीयर, और एक क्या हो गया? एक हो गया स्पीयर मैन। तो एक स्पीयर हो गया और एक हो गया क्या? मैन। दोनों बन गए कितने? दो बन गए। तो दो कारक कितने हो गए प्यारे बच्चों? स्पीयर। तो हम लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, स्पीकर से भी याद रख सकते हैं। स्पीयर को रख लेना, स्पीकर से याद रखना। स्पीकर दो और कितने? तीन। तो स्पीयर मैन ने दो कारक और त्रिकारक दोनों सिद्धांत दिए थे। साथ में हम लोग देखते हैं बहुकारक। बहुकारक जैसे हम लोग देखते हैं, बहु से याद रखना, घर में क्या आती? कोई नई बहू आती है, और बहू आती है तो क्या करती? डाइक, अर्थात वो क्या करती? डाइक का काम करती है ना। डाइक बोले तो डा से ढक्कन, आप लोग क्या याद रखना है ना, थोड़ा सा इसको दिल पे नहीं लेना। ढक्कन का कार्य करती है ना, घर वालों को डराने का कार्य करती है। तो बहुकारक में याद रखना, बहु किसका कार्य करती है? डाइक का कार्य करती है ना। डाइक बोले तो जैसे बिल्ली के ऊपर क्या किया था? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, वो बिल्ली को हम लोग ढक्कन कहते हैं। तो इससे याद रख लेना, थॉर्नडाइक याद रख लेना। थॉर्नडाइक ने बहुकारक का सिद्धांत दिया था। समूह के बारे में बात करते हैं, समूह कारक। समूह मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति को ठंड लगती है, थर्स्टर्न होता है, ठंड लगती है तो व्यक्ति क्या होता है? समूह में इकट्ठे होते हैं और ठंड को क्या करते? दूर भगाते, तापने का कार्य करते। साथ में हम लोग देखते हैं बुद्धि का प्रतिदर्श। प्रतिदर्श बोले तो थॉम्सन, थॉम्पसन। तो अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे सन से याद रखना, सूर्य याद रखना, सन से याद रखना सूर्य, और सूर्य की जब रोशनी आती है तो अपना क्या होता है? प्रतिदर्श बोले तो अपना खुद का दर्शन हम लोग कर पाते हैं। तो थॉम्सन से याद रखना, सन से याद रखना क्या? प्रतिदर्श, अपना दर्शन हम लोग क्या कर पाते? देख पाते। तो थॉम्सन का जो सिद्धांत था बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत था। और ब्लूम से, ब्लूम याद रहेगा ही सही, इसमें कोई अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहां पे अगला टर्म क्या है प्यारे बच्चों। मैंने यहां पे बताया कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। कितना? 3 आयाम। 3 आयाम बोले तो अगर किसी को गाल में एक लगाई जाए तो क्या होता है? अगर गाल में एक मारा जाए तो हम लोग देखते हैं कि धरती है ना, धरती लोक, पाताल लोक, तीनों लोग क्या होते हैं? उसको तीनों काल या तीनों लोग के क्या होते? दर्शन हो जाते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कि गिलफोर्ड, गाल पर अगर कोई क्या होता है? एक फोड़ देता है तो उसको तीनों लोक के क्या होते? दर्शन हो जाते। तो त्रिआयाम, तीनों दिशाओं में व्यक्ति क्या होता? घूम जाता। वैसे तो घूमता है चारों दिशाओं में, लेकिन आपको याद रखना तीनों आयाम में घूम जाता है अगर गाल पे क्या कर दिया जाए? फोड़ दिया जाए। ओके इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहां पे अगला क्या? त्रितंत्र के बारे में बात करते हैं, त्रिचापीय के बारे में बात करते हैं। तो स्टर्नबर्ग, स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या किया? त्रिचापीय, 3 चाप। स्टर्नबर्ग, स्टर्नबर्ग, स्टर्नबर्ग का जो थ्योरी है जिसको त्रितंत्र या त्रिचापीय सिद्धांत के रूप में हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। और साथ में हम लोग देखते हैं संज्ञानात्मक, जो आप लोगों को पहले से ही याद है, जीन पियाजे पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। इसके अलावा तरल और ठोस बुद्धि में हम लोग देखते हैं केटल। तो केटल, केटल जो महोदय, इनका जो सिद्धांत है वो क्या? तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। साथ में बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, बहुबुद्धि या बहुबुद्धि की बात करते हैं हम लोग, तो हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर के रूप में हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। बहुबुद्धि और बहुकारक में अंतर है, बहुबुद्धि का हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत कहलाता है। ओके
चलो इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे एक एक सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ जो काम के सिद्धांत है उनका मैं आप लोगों को यहाँ पर जिक्र करवा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। किसका? बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो हमने देखा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है? तो प्रतिपादक जो है, इसका प्रतिपादक व्यक्ति कौन है प्यारे बच्चों? तो हम लोग कहेंगे जो बिने नाम का एक क्या था, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था, अल्फ्रेड बिने। कौन था? अल्फ्रेड बिने नाम का व्यक्ति था, अल्फ्रेड बिने नाम का मनोवैज्ञानिक था, जिन्होंने ये जो पहला सिद्धांत था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित करने का क्या किया, इन्होंने कार्य किया है। ओके, हाँ बेटे, जीन पियाजे को संज्ञानात्मक जो थ्योरी है उसका जनक भी कहा जाता है, संज्ञानात्मक बुद्धि का जनक भी इनको कहा जाता है बेटा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसमें इनको एक कारक को हम लोग एक तत्व का सिद्धांत, साथ में एक कारक का सिद्धांत। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? एक तत्व, एक कारक या एक खंड का सिद्धांत कहते हैं, एक खंड का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसी सिद्धांत इन्होंने कहा कि बुद्धि ही सबसे क्या होती है, श्रेष्ठ होती है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है, तो इसको क्या कहा गया? निरंकुश भी कहा गया, निरंकुश वादी सिद्धांत। तो प्रश्न आता है किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया? तो इनका मानना यह था, यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है कि बुद्धि ही क्या होती, सबसे श्रेष्ठ होती है, और इसको है ना, ये क्या होती है, एक राजा की तरह होती है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकते, और नहीं लगा सकते इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? निरंकुशवादी सिद्धांत नाम दिया गया है। तो यहां पे एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉनसन, क्या नाम है? जॉनसन। जॉनसन ने क्या कहा? जिसके पास तीव्र बुद्धि होती है वह सब कुछ कर सकता है। अर्थात एक ही बुद्धि वाला व्यक्ति है ना, क्या कर सकता है? मैथ्स भी पढ़ सकता है या मैथ्स भी पढ़ा सकता है। एक ही बुद्धि वाला व्यक्ति विज्ञान भी पढ़ा सकता है और एक ही बुद्धि वाला व्यक्ति सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा सकता है। तो ऐसा किसका मानना था? जॉनसन का मानना था। जिसके पास में तीव्र बुद्धि होती है वह सब कुछ कर सकता है, और सब कुछ कर सकता है इसलिए इसको क्या कहा गया? इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? निरंकुशवादी, निरंकुशवादी सिद्धांत नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया इसको? निरंकुशवादी सिद्धांत नाम दिया गया है। बाद में इसकी क्या होती? कड़ी आलोचना होती है। बाद में इसकी क्या होती है? आलोचना भी होती है, आलोचना होती है। साथ में इसमें जो सहयोग देने का कार्य किया था, सहयोगकर्ता जो थे भैया, इस सिद्धांत का जो सहयोग करने वाले व्यक्ति थे, उसमें जो प्रसिद्ध नाम मिलता है वो मिलता है टर्मन का, स्टर्न का। किसका? टर्मन का, और साथ में स्टर्न का, और साथ में एम्बिसन का। ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अल्फ्रेड बिने का इस एक तत्व के सिद्धांत में अपना क्या किया था? सहयोग करने का कार्य किया था। ओके, चलो महेश साहू हिंदी की क्लास बेटे अपना एसएससी वाले चैनल पर चलती है, शाम को 7 बजे चलती है, सॉरी मॉर्निंग में 11 बजे चलती है, शाम को 7 बजे तो अपनी ये चलती है, मॉर्निंग में 11 बजे। ओके, चलो इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा हम लोग बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत के बाद में अगला जो जिक्र करेंगे वो होगा द्विकारक का सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, और साथ में द्विकारक को ही हम लोग यहां पे त्रिकारक भी देख लेते हैं। द्विकारक हुआ,
त्रिकारक। पहले तो द्विकारक आया था और वही बाद में क्या हो जाता, त्रिकारक सिद्धांत हो जाता है। तो पहले क्या था, द्विकारक, और बाद में क्या बन जाता, त्रिकारक। तो द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था, तो प्रतिपादन दोनों का एक ही ने किया था, तो प्रतिपादक कौन था, तो हम लोग कहेंगे स्पीयरमैन नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था, स्पीयरमैन नाम का एक व्यक्ति था। इन्होंने द्विकारक सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि भैया बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि प्यारे बच्चों दो प्रकार की होती है। ओके है ना, तो बुद्धि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो यहां पे प्रतिपादक जो व्यक्ति है वो कौन है, स्पीयरमैन है। और इनका मानना कि बुद्धि के कितने कारक होते हैं, एक होता है सामान्य कारक होता है, क्या होता है, सामान्य कारक, और एक होता है क्या, विशिष्ट कारक। क्या होता है, विशिष्ट कारक। तो दो प्रकार के कारक पाए जाते हैं, एक होता है सामान्य कारक और एक क्या होता है, विशिष्ट कारक होता है। इन्होंने कहा कि सामान्य कारक जो होता है ये जन्मजात होता है, जन्म से जिस व्यक्ति में जो कारक पाया जाता है वो जन्मजात बुद्धि होती है, ये प्रत्येक प्राणी में क्या होता है, पाया जाता है। और विशिष्ट कारक जो होता है ये अर्जित होता है, व्यक्ति क्या करता है, अर्जित कर सकता है, क्या करके, काम या अभ्यास या फिर अनुभव आदि के द्वारा इसको अर्जित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विशिष्ट कारक को, सामान्य कारक को हम लोग कहते हैं जी, जनरल फैक्टर हम लोग कहेंगे, और साथ में हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक फैक्टर, एस फैक्टर। व्यक्ति क्या करता है, जैसे दौड़ लगाता है तो दौड़ लगाना सामान्य कारक है, लेकिन दौड़ में धावक बन जाना क्या हो गया, विशिष्ट कारक हो गया। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति क्या करता है, सामान्य क्रियाओं को सामान्य कारक के द्वारा करता है और विशिष्ट क्रियाओं को विशिष्ट कारक के द्वारा करता है। और विशिष्ट जो बुद्धि होती है वो विशेष कार्यों के लिए होता है, विशिष्ट कार्यों के लिए होता है। और ये जो कार्य होता है व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा और अपने प्रैक्टिस के द्वारा क्या कर सकता है, व्यक्ति अर्जित करता है। तो ये दो प्रकार के कारक क्या होते हैं, व्यक्ति में पाए जाते हैं। एक क्या हो गया आप लोगों का सामान्य कारक और एक क्या हो गया आप लोगों का विशिष्ट कारक। यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होगी प्यारे बच्चों। ओके साथ में फिर बाद में क्या होता, 1911 के समथिंग की बात है। कब की बात है, 1911 में क्या होता है, इस सिद्धांत में क्या होता, संशोधन होता है। संशोधन करके तीसरा कारक जोड़ा जाता है, तीसरा कारक क्या होता है, जोड़ा जाता है। ओके कौन सा कारक, तीसरा कारक जोड़ा जाता है। और वो कारक ये था कि इन दोनों कारक के बीच में क्या होता है, संबंध पाया जाता है, जिसको सामूहिक कारक कहते हैं। और तीसरा कारक कौन सा जोड़ा इन्होंने, सामूहिक कारक। व्यक्ति क्या करता है, साधारण कार्य और विशेष कार्य दोनों का सम्मिलित होकर के क्या करता है, नई बुद्धि का सृजन करता है। तो सामूहिक कारक में क्या हो गया आप लोगों का, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर इन्होंने क्या किया, यहां पे शामिल किया। तो इन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति जो होता है, उस व्यक्ति में जो बुद्धि होती है, ये मान लीजिए कि क्या है, कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति में क्या इंटेलिजेंसी है। और इंटेलिजेंसी की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इसको संबोधित किया। ठीक है, तो यदि हम लोग अंदर की ओर बात करते हैं, ये अंदर की ओर जो कारक पाया जाएगा इसको हम लोग कहेंगे जनरल फैक्टर। ये प्रत्येक प्राणी में क्या होता है, पाया जाता है जनरल फैक्टर। और जो बाहर की ओर होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्पेसिफिक फैक्टर, एस के रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और ये जो दोनों मिलते हैं इसको क्या नाम दिया इन्होंने, GS नाम दिया। क्या नाम दिया, G प्लस क्या S। बोले तो ये तीसरा कारक क्या हो गया आपका, सामूहिक कारक। इस प्रकार से तीन कारक मिलकर के क्या बनता है, व्यक्ति में बुद्धि का विकास होता है। तो द्विकारक, आरंभ में दो कारक कौन कौन से थे, तो जनरल फैक्टर और सेकंड क्या था, स्पेसिफिक फैक्टर। और बाद में 1911 में इसमें एक और कारक जोड़ दिया गया जिसको क्या नाम दिया गया, सामूहिक कारक। और ये किसका क्या था, सम्मिलित रूप होता है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर का क्या होता है, कॉमन रूप होता है। सामान्य कारक क्या होता है, जो जन्मजात होता है,
व्यक्ति जो सामान्य क्रियाएं करता है वो सामान्य कारक सामान्य बुद्धि की सहायता से करता है। जैसे जितने भी रेगुलर लाइफ के जितने भी कार्य होते हैं, सामान्य कार्य, खाना खाना, उठना बैठना, रोना गाना, ये सब क्या है, सामान्य कारक है। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं और इस बोलने के द्वारा मैं स्पेशल कार्य करने लगता हूं, जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूं, या फिर मैं कोई अच्छा सिंगर बन जाता हूं, या फिर मैं कोई अपने हाथों का इस्तेमाल करके, है ना, तबला बजाना सीख जाता हूं, तो ये स्पेशल क्या हो जाएंगे, विशिष्ट कारक के रूप में जाने जाएंगे। और विशिष्ट क्रियाएं कब होगी, ये जब दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलकर के क्या बनेगा, सामूहिक कारक बनेगा, जिससे व्यक्ति क्या करता है, विशिष्ट क्रियाओं को करता है। बातें क्लियर यहां तक प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर है ना, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, द्विकारक और त्रिकारक का सिद्धांत। इसके बाद में हम लोग देखते हैं बहुकारक का सिद्धांत आता है। कौन सा कारक का सिद्धांत? बहुकारक का सिद्धांत। यदि हम लोग बात करते हैं बहुकारक के बारे में, बहुकारक को हम लोग बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और बालू के साथ साथ में इसको परमाणुवाद का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। परमाणुवाद या हम लोग कहेंगे परमाणविक सिद्धांत। क्या कहेंगे? परमाणविक सिद्धांत के रूप में भी हम लोग इसको संबोधित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या कहा गया, इसको बहुकारक या बालू का सिद्धांत, या फिर हम लोग इसको संबंधवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो बहुकारक, बालू का सिद्धांत, परमाणुविक सिद्धांत और साथ में बालू का सिद्धांत आदि नामों से इसको संबोधित करते हैं। इसको आणविक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? आणविक सिद्धांत। तो ये आदि नामों से इसको संबोधित किया जाता है। और इसका जो प्रतिपादक करने वाला व्यक्ति था, प्रतिपादक, भैया ये बहुकारक का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था? तो बहुकारक का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति थॉर्नडाइक था। कौन था प्यारे बच्चों? थॉर्नडाइक नाम के मनोवैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक। और ये रहने वाला कहां का था? तो ये अमेरिका का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था। तो इनका मानना था कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि में कोई दो कारक नहीं होते, ना ही तीन कारक होते, इसमें क्या होते, ज्यादा कारक होते। इसके लिए इन्होंने अपने विद्यार्थियों के ऊपर काफी प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद में इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनका मानना यह था कि बालक में या व्यक्ति में कितने 18 वर्ष का जो बालक होता है, व्यक्ति में 18 वर्ष तक बुद्धि का विकास हो जाता है। बुद्धि का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तो ऐसा किसका मानना था? तो थॉर्नडाइक का मानना था कि बालक में कितने साल का हो जाता? तो 18 साल का हो जाता, उसमें बुद्धि का क्या होता है? विकास हो जाता है। साथ में अगर हम लोग देखते हैं यहां पे इन्होंने कहा कि जो बालक होता है उसमें क्या होता है, एक से अधिक कारक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इस सिद्धांत को हम लोग इस प्रकार से संबोधित कर सकते हैं कि यहां पे ऐसे बहुत सारे कारक उसमें क्या होते, पाए जाते, जो अलग अलग कार्यों के लिए क्या होते हैं, बच्चे में देखने को मिलते हैं। व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि का क्या करता है, प्रयोग करता है। ओके, इस प्रकार के सिद्धांत को बहुकारक या बालू का सिद्धांत या परमाणुविक सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत या आणविक सिद्धांत के रूप में संबोधित किया जाता है। ओके, चलो इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी प्यारे बच्चों। इसमें इन्होंने एक टर्म का प्रयोग किया, मूल कारक। किसका? मूल कारक। आप जो भी काम करोगे उस किसी भी काम में मूल कारक जरूर पाया जाता है। जितने भी स्पेशल कारक होते हैं वो मूल कारक के द्वारा जरूर जुड़े होते हैं। तो मूल कारक प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता, विद्यमान होता है। और मूल कारक क्या होता, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के समय सबसे पहले क्या होता, व्यक्ति में बुद्धि का मूल कारक क्या होता है, पाया जाता है। और इसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, चाहे अंक के बारे में बात करते, आंकिक, या फिर हम लोग तर्क के बारे में बात करते, तार्किक जो ज्ञान होता है व्यक्ति में, आंकिक ज्ञान जैसे मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करना, तर्क करना, तार्किक ज्ञान की बात करें, या फिर हम लोग बात करते हैं यहां पे क्या,
शाब्दिक जो शक्ति होती है, शब्दों को समझने की या शब्दों को समझाने की जो शक्ति होती है, ये सब क्या होता है, व्यक्ति में क्या होता है, जन्मजात पाई जाती है। और ये सब किस कारक में आते हैं, तो ये सब आते हैं किसमें, मूल कारक के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आंकिक, तार्किक या शाब्दिक जो बुद्धि होती है या इनको पहचानने की जो शक्ति होती है, वो सब कहां होती है, मूल कारक के अंतर्गत होती है। अर्थात इन्होंने जनरल फैक्टर नाम ना देकर के उसको जो नाम दिया वो क्या नाम दिया, मूल कारक, अर्थात फंडामेंटल फैक्टर्स, या फिर हम लोग कहेंगे क्या, हाँ फंडामेंटल फैक्टर्स कहना उचित रहेगा। मूल कारक अथवा क्या, फंडामेंटल फैक्टर नाम इसको दिया गया है। ओके, चलो इतनी बातें क्लियर हो चुकी होगी प्यारे बच्चों। तो अब इसके बाद में एक कारक आता है जिसको हम लोग कहते हैं समूह कारक या समूह तत्व का सिद्धांत। इसके बाद में अगला सिद्धांत आएगा क्या, नेक्स्ट थ्योरी है आप लोगों की जिसको समूह कारक का सिद्धांत। जो जो फैक्ट में लिखवाता जा रहा हूं वो आपको साथ साथ में नोट करते जाना है, क्योंकि जो प्रश्न आपको बनेंगे वो सीधे सीधे जो मैं फैक्ट बता रहा हूं, इन फैक्टों से सीधे सीधे आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं यहां पे समूह कारक का सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसको समूह तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, समूह तत्व का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, समूह तत्व का सिद्धांत। तो या तो मैं समूह कारक का सिद्धांत कहूं या इसको समूह तत्व का सिद्धांत कहूं। और इसका जो प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था वो कौन था, तो थर्स्टन नाम का एक व्यक्ति था। और ये भी रहने वाला कहां का था, तो अमेरिका का रहने वाला क्या था, मनोवैज्ञानिक था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो समूह कारक का सिद्धांत या समूह तत्व का सिद्धांत प्रतिपादक कौन था, थर्स्टन नाम का व्यक्ति था। साथ में है ना, तो नोट करके याद रखना ये किसका मध्य मार्गी था, तो ये जो द्विआयामी सिद्धांत आया था, जैसे क्या स्पीयरमैन के द्विकारक व थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत का मध्य मार्गी सिद्धांत। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्पीयरमैन और साथ में क्या, थॉर्नडाइक, ये दो मनोवैज्ञानिक जो थे, इनका जो थ्योरी था, स्पीयरमैन का जो द्विकारक थ्योरी था, बाइफैक्टर जो थ्योरी था, और साथ में हम लोग देखते हैं थॉर्नडाइक का जो बहुकारक सिद्धांत था, उन सिद्धांतों के बीच में है ना मध्यम रूप में, अर्थात दोनों का मिला जुला जो रूप आपको देखने को मिलेगा समूह कारक में या समूह तत्व सिद्धांत में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या, स्पीयरमैन क्या, थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत का मध्यवर्ती या मध्य मार्गी सिद्धांत के रूप में इसको हम लोग क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। साथ में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी बुक काफी प्रसिद्ध रही थी, जिसका नाम था प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। क्या नाम था, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नाम की इनकी एक पुस्तक थी। इस पुस्तक में जो थर्स्टन थे, इन्होंने 13 तत्वों में से 7 तत्वों की क्या की थी, व्याख्या की थी। तो इसमें इन्होंने 7 तत्व बताए। कितने तत्व बताए, और उनकी क्या की, व्याख्या की। तो ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न आता है कि समूह कारक सिद्धांत में बुद्धि के कितने तत्व बताए गए। तो समूह कारक सिद्धांत में थर्स्टन महोदय के अनुसार कि इसमें प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक में
कुल 7 तत्व बताए गए थे। वैसे तो 13 कारक इन्होंने शामिल किए थे, 13 कारक में से 7 कारक की इन्होंने क्या की थी, व्याख्या की थी, ठीक है ना। 13 तत्व बताए थे, उन 13 तत्व में से 7 तत्वों को इन्होंने यहां पे क्या किया था, शामिल किया था। तो 13 तत्व इन्होंने लिखे थे, 13 तत्वों में से कितने, 7 तत्व यहां पर इन्होंने क्या किए थे, बतलाए थे। बातें क्लियर यहां तक प्यारे बच्चों? तो इतनी बातें इसके संदर्भ में आप लोगों को याद रखना है समूह कारक सिद्धांत के बारे में। तो मैं कुछ नाम यहां पे बता देता हूं, 7 तत्व कौन कौन से थे, एक बार नाम देख लीजिएगा आप लोग। 7 तत्व कौन कौन से याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी आपको सीधे सीधे यहां से प्रश्न बन जाता है। 7 तत्व में इन्होंने कहा कि एक होता शाब्दिक योग्यता, व्यक्ति के पास में शाब्दिक योग्यता होती है, ओके। वर्बल एबिलिटी होती है, मतलब भाषा को समझने की। शाब्दिक का मतलब क्या होता है, भाषा को, है ना, भाषा को समझने वाला जो व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति के अंदर अपनी भाषा को पकड़ने की एक क्या होती है, योग्यता पाई जाती है। तो भाषा को बोलना या भाषा को क्या करना, सुनना या भाषा को सीखना, तो इसको कहते हैं शाब्दिक योग्यता। दूसरी होती है अंक योग्यता। क्या होती है, अंक योग्यता। दूसरी योग्यता क्या है, अंक योग्यता। अंक बोले तो न्यूमेरिकल एबिलिटीज, अर्थात व्यक्ति के पास में क्या होता है, गणित के प्रश्नों को सोल्व करने की क्या होती है, बुद्धि पाई जाती है। वो क्षेत्रमिति या फिर हम लोग कहेंगे प्रतिशत आदि प्रकार के प्रश्नों को सोल्व कर पाता है, उस इंटेलिजेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे क्या, अंक योग्यता के रूप में संबोधित करेंगे। तीसरा होता तार्किक योग्यता, रीजनिंग, तार्किक योग्यता। और तार्किक योग्यता की अगर हम लोग चर्चा करते तो व्यक्ति के पास में, है ना, जैसे रीजनिंग आप लोग सोल्व करते हो, तर्क करते हो, किसी प्रश्न में आप लोग सवाल जवाब करते हो, क्या, क्यों, कैसे आदि प्रकार के दिमाग आप लोग लगाते हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी या तार्किक योग्यता, इंटेलिजेंसी के रूप में हम लोग जानते हैं। ये 3 प्रकार की योग्यता हो गई। और चौथी इन्होंने कहा कि वाक योग्यता। वाक योग्यता मतलब व्यक्ति क्या करता है, बात कर पाता है, वाक्य योग्यता। और वाक्य योग्यता को हम लोग कहेंगे स्पीकिंग, है ना, स्पीकिंग इंटेलिजेंसी। कुछ व्यक्ति अपने दिल में जितने भी सवाल होते हैं बाहर बोल पाते, कुछ लोग नहीं बोल पाते। बहुत सारे लोगों को देखा होगा बहुत अच्छे से क्या करते, कम्युनिकेट कर पाते। बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन में क्या आते, शर्माते, उनके हाथ पैर हिलने लगते, है ना, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। स्पीच बोलते समय क्या आते, शब्दों में रुकावट आ जाती है ना, कहना कुछ चाहते निकल कुछ जाता है, शब्दों के ऊपर कमांड नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, वाक योग्यता ये भी एक बड़ी योग्यता होती है जो किसी किसी के पास में देखने को मिलती है। ओके, साथ में वाक योग्यता के बाद में एक होती प्रत्यक्षणात्मक योग्यता। प्रत्यक्षणात्मक योग्यता। अब प्रत्यक्षणात्मक योग्यता का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। व्यक्ति क्या करता है, यहां पे वस्तुओं में क्या कर पाता है, भिन्नता कर पाता है। कौन सी वस्तु अच्छी है, कौन सी क्या है बुरी है। तो आपने देखा होगा, आप कभी कभी कपड़े लेने जाते हो तो आप किसी मित्र को लेके जाते हो जो क्या होता है, कपड़ों का पारखी होता है। कभी कभी कुछ ज्वेलर्स का क्या होता है, पारखी होता है। और कभी कभी जो अनाज खरीदता है उस अनाज का पारखी होता है। और कुछ व्यक्ति सब्जी खरीदते, सब्जी के पारखी होते हैं। और कुछ क्या करते हैं, भोजन सामग्री खरीदते, भोजन के क्या होते, पारखी होते। अर्थात उसमें वस्तुओं को देख करके उनमें गुण अवगुण की क्या करना, पहचान करना, उसको कहते हैं प्रत्यक्षणात्मक योग्यता के रूप में हम लोग क्या करते, जानते। ऐसी इंटेलिजेंसी भी क्या आती है, लोगों में पाई जाती है। ओके, जिसको हम लोग पी के माध्यम से हम लोग संबोधित करेंगे। इसके अलावा एक योग्यता होती है जिसको कहते हैं वस्तु प्रेक्षण योग्यता। वस्तु प्रेक्षण योग्यता क्या होती है, वस्तु प्रेक्षण योग्यता अर्थात वस्तुओं का प्रयोग करना। हम लोग देखते हैं कि आपके पास में भी ये कलम है और बहुत सारे लोगों के पास में एक कलम होती है। कुछ लोग इस कलम का इस्तेमाल सिर्फ लिखने के लिए कर पाते हैं और कुछ लोग इस कलम के बलबूते क्या होते हैं, है ना, हिंदुस्तान के जो सर्वोच्च न्यायालय या फिर हम लोग बात करते किसी भी जो संसद की बात करें या विधानमंडल की बात करते उसके सर्वोच्च पद पर पहुंच पाते हैं। तो कुछ लोग व्यक्ति स्कूल में जाते और पढ़ना लिखना ही सीख पाते और कुछ
लोग पढ़ करके अपनी इस लेखनी का प्रयोग करके कुछ आर्टिस्ट बन जाते, कलाकार बन जाते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि वस्तु सबके पास में, ये सामग्री सबके पास में, लेकिन उस सामग्री का कोई व्यक्ति बहुत बेहतर इस्तेमाल कर पाता है, कुछ लोग बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो वस्तु प्रेक्षण का मतलब क्या होगा? वस्तुओं का प्रयोग करना, उसका प्रैक्टिकल करना, उसको कहेंगे वस्तु प्रेक्षण योग्यता के रूप में हम लोग इसको संबोधित करेंगे। तो यहां तक की बातें समझ में आ चुकी होगी प्यारे बच्चों। साथ में हम लोग देखेंगे एक होती स्मरण योग्यता, एक क्या होती है? सातवीं क्या होती है? स्मरण योग्यता। अब स्मरण योग्यता एबिलिटी की बात हम लोग करते, किसी को चीजें याद रहती हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हमको तो याद ही नहीं होता है, किसी को कहते हैं कि एक बार पढ़ता सब याद हो जाता है। तो किसी की स्मरण शक्ति खतरनाक होती, विवेकानंद जी की भांति। एक बार जिस चीज को देख ले वो दिमाग में क्या आती, छप जाती है। नागिन जैसे क्या करती है, अपने नाग का बदला लेती है। एक बार किसी को देख लिया तो छप जाता है। ऐसे किसी की दृष्टि होती है, किसी का दिमाग होता है। एक बार किसी पाठ्य सामग्री को देखने के बाद में पूरी की पूरी चीजें कहां पे, उसके दृष्टि पटल पर, उसके मस्तिष्क पर क्या होती है, अंकित हो जाती है। अर्थात ऐसे लोगों की स्मरण योग्यता क्या होती है, काफी बेहतर मानी जाती है। तो ये चीजें कुल कितने 7 फैक्टर किन्ने बताए गए थे प्यारे बच्चों? इन 7 फैक्टर का समूह कारक थर्स्टन महोदय के द्वारा क्या किया गया था, प्रतिपादन किया गया था। ओके, तो कितने फैक्टर्स हो गए? 7 फैक्टर्स हो गए। आशा ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, इनसे मिलकर के बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहां पे अगला सिद्धांत देखते हैं प्यारे बच्चों, त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का कैसा? त्रिआयामी सिद्धांत। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत बड़ा फेमस सिद्धांत है, जो गिलफोर्ड नाम के व्यक्ति था। क्या नाम था? गिलफोर्ड नाम का व्यक्ति था। इस भाई साहब ने यह सिद्धांत क्या किया था, प्रतिपादित किया था। इन्होंने कहा कि बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते? 3 आयाम होते। इनसे मिलकर के बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है। इन्होंने कहा कि एक होता है संक्रिया। क्या होता है? संक्रिया होता है, ठीक है। एक होता है क्या, विषय वस्तु। और एक होता आप लोगों का क्या, रिजल्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। ओके, तो 3 चीजों को यहां पे इन्होंने शामिल किया, संक्रिया, विषय वस्तु और साथ में क्या, रिजल्ट। हम लोग देखते हैं कि कोई भी समस्या होती है, उस समस्या के संदर्भ में क्या होती है, संक्रिया होती है। समस्या के सॉल्यूशन के संबंध में क्या होता है, विषय वस्तु मौजूद होती है। और उस समस्या के संदर्भ में जो चीजें हमको प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। तो 3 प्रकार से समस्या का क्या होता है, समाधान होता है। तो इन्होंने 3 टर्म का प्रयोग किया, संक्रिया, विषय वस्तु और रिजल्ट के रूप में। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, संक्रिया में इन्होंने सबसे पहले स्मृति को शामिल किया था। क्या? स्मृति को। स्मृति के बाद में इन्होंने यहां पे संज्ञान को शामिल किया। किसको? संज्ञान को। संज्ञान के बाद में इन्होंने अभिसारी चिंतन को यहां पे शामिल किया, अभिसारी। और अभिसारी के बाद में इन्होंने अपसारी, अपसारी बुद्धि को शामिल किया। तो स्मृति, संज्ञान, अभिसारी, अपसारी और साथ में मूल्यांकन, ये 5 टर्म का इन्होंने क्या किया था, जिक्र किया था। कितने टर्म का? 5 टर्म का। तो संक्रिया में 5 प्रकार की बुद्धि आती है, 5 कारक आते। कौन कौन से? स्मृति, संज्ञान, अभिसारी, साथ में क्या, अपसारी और क्या, मूल्यांकन। और साथ में प्यारे बच्चों छठवां, इन्होंने छठवां जो भेद जोड़ा था बाद में जोड़ा है। ये आरंभिक 5 थे, छठवां इन्होंने स्मृति, स्मृति अभिलेख इन्होंने बाद में जोड़ दिया था। क्या? स्मृति अभिलेख। तो अब कुल कितने, प्रारंभ में कितने थे? 5 थे। प्रारंभ में कितने थे? 1 2 3 4 और ये 5 फैक्टर थे। लेकिन बाद में 1977 की बात है, 1977 में इन्होंने छठवां फैक्टर, जिसको स्मृति अभिलेख के रूप में संबोधित करते, इसको संक्रिया में क्या कर दिया था, शामिल किया था। इसके बाद में विषय वस्तु की बात करते, तो विषय वस्तु में इन्होंने आकृत्यात्मक, ठीक है ना, एक टर्म का प्रयोग किया था यहां पे, आकृत्यात्मक, आकृत्यात्मक।
तो विषय वस्तु में पहला जो फैक्टर शामिल किया आकृत्यात्मक, फिर दूसरा इन्होंने प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक। व्यक्ति क्या करता है, प्रतीकात्मक रूप में चीजों को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो एक हो गया आकृत्यात्मक, दूसरा क्या सिंबल के रूप में, और तीसरा शाब्दिक, और चौथा क्या व्यवहारिक। शाब्दिक और फिर एक क्या व्यवहारिक। ये चार आरंभ में चार फैक्टर विषय वस्तु में शामिल किए थे, और बाद में इन्होंने क्या किया, आकृत्य को हटा करके इसमें दो फैक्टर नए शामिल कर दिए। एक दृष्टि को शामिल कर दिया और एक श्रवण को, श्रवण मतलब सुनने को। ये नए फैक्टर बाद में शामिल कर दिए। आरंभ में कितने थे, 1 2 3 और 4 फैक्टर थे, बाद में इसको हटा दिया गया और क्या कर दिया गया, एक दृष्टि और एक क्या श्रवण को क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया। ये किस में आएंगे, विषय वस्तु में सीधे सीधे आपको प्रश्न पूछे जाते। और अंतिम अगर हम लोग जिक्र करते हैं यहाँ पे परिणाम के बारे में, दृष्टि और श्रवण को 1977 में क्या किया था प्यारे बच्चों, शामिल किया था। यदि हम लोग परिणाम के बारे में बात करते, उत्पाद के बारे में बात करते, तो उत्पाद के रूप में सबसे पहले इन्होंने यूनिट को शामिल किया, इकाई के रूप में। यूनिट बोले तो इकाई, साथ में क्या वर्ग बोले तो क्लास के रूप में। व्यक्ति के पास में जो सूचनाएं प्राप्त होती है या तो इकाई के रूप में होती है, या वर्ग के रूप में होती है, या संबंध रिलेशन के रूप में क्या होती है, सूचनाएं प्राप्त होती है। संबंध किसके रूप में, संबंध। यूनिट बोले तो इकाई, वर्ग बोले तो क्लास, है ना, ग्रुप के रूप में। या फिर क्या होती है ना, हम लोग एक दूसरे से शब्दों में संबंध बना करके सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। या फिर क्या होता है, रूपांतरण के द्वारा सूचनाएं प्राप्त होती हैं। किसके द्वारा, रूपांतरण। और रूपांतरण के द्वारा अगर सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, तो क्या होता, अनुप्रयोग। हम लोग क्या करते, किसी चीज का उपयोग करते, उसके हिसाब से क्या करते, सूचनाओं को प्राप्त करते। तो एक टर्म इन्होंने प्रयोग किया यूनिट, दूसरा वर्ग, तीसरा संबंध, फिर क्या रूपांतरण, इसके बाद में क्या अनुप्रयोग, और एक इन्होंने बताया क्या पद्धति बोले तो सिस्टम। ठीक है ना, पद्धति। ये टोटल कितने फैक्टर है यहाँ पे, अब वर्तमान में 6 फैक्टर यहाँ पर है, और यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 और कितने 5 फैक्टर यहाँ पर है, और यहाँ पे कितने हो गए 6 फैक्टर। तो टोटल कारक कितने हो गए प्यारे बच्चों, 6 इंटू कितना, 6 इंटू कितना 5, 6 चंग कितना 36 इंटू कितना 5, तो 5 चक कितना 30 का 0 हासिल कितना 3, पात्या 15 और 3 कितने 18। अब प्रश्न आता, बताओ गिलफोर्ड के त्रिआयामी कारक सिद्धांत में कुल कारक कितने हैं, तो आप लोग कहोगे कुल कारक की संख्या कितनी, 180 है। कितनी है, 180 है। ओके, चलो इतनी बातें समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। तो ये कारक के सिद्धांत है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ काम की जो जानकारियां, कुछ प्रश्न है, आज इतने ही सिद्धांत हम लोग कर पाएंगे। क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि आप वाकई आदित्य सर अब नहीं पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, या कुछ और कुछ राज होगा। तो इस राज को राज रहने दो, और इसको आप समझना है, जानना है, इसके बारे में पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, या कुछ और अन्य प्रोग्राम है। तो इसके लिए आपको 29 जनवरी रात 8 बजे संडे का वेट करना होगा, और सब जुड़े और जो भी गुप्त बातें उसको जाने। कितनी बजे, शाम को 8 बजे, कल की बात है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग संडे को टेस्ट देना चाहते हो पटवारी का, तो 9 बजे है, एसएससी जीडी का 12 बजे, वन रक्षक 2 बजे, कांस्टेबल का 5 बजे टेस्ट है, आप लोग दे सकते हो। और ये रहा आज का पहला प्रश्न, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, है ना, बुद्धि के, है ना, जो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक और थर्स्टन। बताओ जरा यहाँ पे प्यारे बच्चों कि बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति कौन था। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन था, अल्फ्रेड बिने था। कौन था, अल्फ्रेड बिने नाम का मनोवैज्ञानिक था। अतः राइट आंसर क्या आएगा, ए करेक्ट आएगा। सभी बच्चों को आंसर देना है यहाँ पे, कोई भी बच्चा यहाँ पे बिना आंसर के यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हर बच्चे का यहाँ पे कमेंट प्राप्त होना चाहिए। ओके,
अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में क्या कि बताओ बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत था ये देने वाला व्यक्ति कौन था। अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन। तो बताओ द्विकारक मतलब बुद्धि के दो कारक होते, जनरल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर, ये किसने दिया था। तो प्यारे बच्चों ये दिया था स्पीयरमैन ने। राइट आंसर क्या है यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे लक्ष्मी का भी है, माया का भी है, रूबी का भी है, छाया का भी है, माया का भी है, संदीप का भी है और मदन लाल का भी है, शालिनी का भी है, प्रीति का भी है। सब बच्चों ने यहाँ पे मौज कर दी बच्चा और सबका आंसर यहाँ पे बी प्राप्त हो रहा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। जॉनसन ने किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा है। जॉनसन ने किस सिद्धांत को निरंकुश कहा था। जिसके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते उसको क्या कहते हैं, निरंकुश कहते। एक कारक के सिद्धांत को, द्विकारक के सिद्धांत को, समूह कारक के सिद्धांत को, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत को। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि भैया जॉनसन ने द्विकारक का जो सिद्धांत दिया था इस सिद्धांत के बारे में कहा था कि ये क्या है, निरंकुश है। क्या है, निरंकुश है। ये कहा था क्या इसके बारे में के फिर एक कारक सिद्धांत के बारे में कहा था। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे जॉनसन महोदय ने किसके बारे में निरंकुशवादी शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर हम लोग चर्चा करते जॉनसन के बारे में तो बच्चे बता रहे कि सर बी। अरे भोंदू, वो द्विकारक के बारे में नहीं कहा था, इसने कहा था एक कारक के सिद्धांत के बारे में बताया था जॉनसन महोदय ने। कंफ्यूजन हो गए ना आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना। राइट आंसर आएगा आपका ए जे करेक्ट आएगा, बी नहीं आएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, बहुकारक सिद्धांत को किस अन्य नाम से नहीं जाना जाता है। बहुकारक सिद्धांत को किस अन्य नाम से नहीं जाना जाता है। बहुखंड, बुद्धि का आणविक सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत। समूह कारक का सिद्धांत अलग है बेटा। समूह कारक का सिद्धांत को हम लोग बहुकारक नहीं कहते हैं, है ना। बाकी ये तीनों सिद्धांत क्या होते, बहुकारक के सिद्धांत के रूप में जाने जाते। बहुखंड भी कहते, बुद्धि का आणविक सिद्धांत भी कहते हैं, बालू का सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इन सभी नामों से हम लोग इसको जानते हैं। अतः हम लोग कहेंगे कि समूह का सिद्धांत जो थर्स्टन के द्वारा दिया गया था ये नहीं कहलाता है। अतः हम लोग कहेंगे डी जे करेक्ट आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो यहां सभी बच्चों ने डी लगाया है, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5वां के अनुसार कठिनाई का स्तर बढ़ाने के साथ बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है और कठिनाई का स्तर घटाने पर बुद्धि का स्तर भी क्या होता है, घटता है। ऐसा किसने कहा था। तो थर्स्टर ने कहा था, वर्ट या वर्मन ने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था। किस महोदय का ऐसा मानना है कि भैया कठिनाई का स्तर बढ़ाने पर बुद्धि क्या होती है, बढ़ती है, और अगर कठिनाई का स्तर क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तो बुद्धि भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए कठिन कार्य करते चलो और बुद्धिमान बनते चलो। तो प्यारे बच्चों ये कथन किसका था, थॉर्नडाइक का, जो मैं लिखवा नहीं पाया था तो आप लोग नोट कर लेना। थॉर्नडाइक का ये क्या था, स्टेटमेंट था। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, पदानुक्रमिक अथवा क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। थर्स्टन, वर्ट व वर्नन या थॉर्नडाइक या हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है। साथ में हम लोग देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुकारक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। थॉर्नडाइक का आप लोग देखते हो कि अभी बालू का सिद्धांत हमने देखा। साथ में अब बचा क्या, थर्स्टन। थर्स्टन का सिद्धांत भी यहाँ पे पदानुक्रमिक नहीं है। तो बचा क्या, वर्ट और क्या वर्मन बचा। क्या आएगा इसका आंसर आप लोगों का, तो वर्ट और क्या आएगा, वर्मन नाम का व्यक्ति, इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, वर्ट व वर्नन। ओके, सी नहीं आएगा बच्चों, बी आएगा, बी जे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक के द्वारा, जीपी गिलफोर्ड, थर्स्टन, आरबी केटल। बताओ बुद्धि संरचना का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था। सोच समझ करके जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। बुद्धि संरचना का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, बुद्धि संरचना का सिद्धांत कह दो
या फिर त्रिआयामी सिद्धांत कह दो। इसी को बुद्धि संरचना भी कहते, इसी को क्या भी कहते, त्रिआयामी सिद्धांत के रूप में भी हम लोग क्या करते इसको जानते। और ये देने वाला व्यक्ति कौन था, जीपी गिलफोर्ड नाम का व्यक्ति था। तो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे आप लोगों का, बीजे करेक्ट आएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन से तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था, तो थॉर्नडाइक था क्या, बिल्कुल नहीं था, इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। जीपी गिलफोर्ड को संरचना अथवा त्रिआयामी सिद्धांत कहते। थर्स्टन का सिद्धांत भी यहां पर नहीं आता है। बचा कौन सा आप लोगों का, आरबी केटल। आरबी केटल का सिद्धांत को तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। लिक्विड और क्रिस्टलाइज्ड, है ना, लिक्विड और क्रिस्टलाइज्ड, सॉलिड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी थ्योरी के रूप में हम लोग इसको संबोधित करते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बहुबुद्धि अर्थात थॉर्नडाइक ने किया, हार्वर्ड गार्डनर ने किया, थर्स्टन ने किया, आरबी केटल। तो केटल को रिजेक्ट कर दो, थर्स्टन को रिजेक्ट कर दो, बचे क्या आपके पास में, थॉर्नडाइक और बचा क्या, गार्डनर। अब शब्द यहाँ पे क्या, बहुबुद्धि और एक होता बहुकारक। बहुबुद्धि और क्या, बहुकारक, दोनों में कंफ्यूजन होता है प्यारे बच्चों। यदि बहुबुद्धि शब्द आता है तो हमेशा आप लोगों को हार्वर्ड गार्डनर याद रखना है, बहुकारक आता है तो थॉर्नडाइक याद रखना है। बातें क्लियर यहां तक। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, बीजे करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, बहुबुद्धि सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। अब ये मैं आपको बतला नहीं पाया था। पहला ऑप्शन से 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 9 प्रकार की और 10 प्रकार की। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धि का क्या किया था, है ना, प्रतिपादन किया था। 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी। इसके अलावा अगला चर्चा हम लोग करते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, एक तत्व, द्वितत्व, प्रत्यागमन और बहुतत्व। तो बहुतत्व भी पढ़ा हमने, द्वितत्व भी पढ़ा है, एक तत्व भी पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, तो प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अतः राइट आंसर क्या आएगा आपका, सी जे करेक्ट आएगा। तो ये प्यारे बच्चों आज के क्या हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए। और साथ में अगर आप लोग विनर्स एप्लीकेशन के माध्यम से वर्ग 2 की तैयारी करना चाहते हो तो मात्र 1999 में न्यूनतम शुल्क में कोर्स अवेलेबल है। आप लोग जुड़ सकते हो, अपने सपनों को साकार कर सकते हो। और वर्ग 3 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भी न्यूनतम शुल्क में बाल विकास, भाषा, दोनों ही भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इन सब का आप लोग बखूबी क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। प्यारे बच्चों यहाँ पे आबकारी आरक्षक, पटवारी ग्रुप 4 या फिर हम लोग कहेंगे एजी असिस्टेंट ग्रेड 3 कांस्टेबल या फिर जेल प्रहरी, इंस्पेक्टर, व्यापम के जो भी कोर्स की आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो आज ही आप लोग व्यापम के संदर्भ में तैयारी करने के लिए आप लोग शीघ्र अति शीघ्र एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और जो भी कोर्स से आप लोग जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल है ना, आप लोग हमारे साथ में जुड़ करके बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हो। पटवारी के लिए अगर आप लोगों को मैनेजमेंट प्रबंधन पढ़ना है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होगा, कहां पर, तो एप्लीकेशन पे। और साथ में प्यारे बच्चों ये सभी सोशल मीडिया से बिल्कुल जुड़ना आप लोग ना भूले, क्योंकि सभी आवश्यक जानकारियां यहीं पर आप लोगों को प्राप्त होगी। भंवरकुआ और विष्णुपुरी पे अपनी क्या है ब्रांचेस है, यहां पर आकर के आप लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हो। ये सभी फीचर्स अपने एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे और ये ऑटो क्लासेस अपनी ही हैं, इन पे भी आप लोग जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करना चाहेंगे। क्लासेस कैसी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। लाइक अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक करना। लिंक को अपने मित्रों तक, व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि अन्य विद्यार्थी भी कक्षा से जुड़ सके और साथ में शिक्षक अधिगम वाले पार्ट से और बुद्धि वाले पार्ट से वो जुड़ सके और अपने सपने को साकार कर सके। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुभ रात्रि।